अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम। क्या बना रही हैं आज आप? बस ये देख लो क्या बनाने लगी हूँ मैं। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये तो कुछ रैप्स वगैरह मुझे लग रहे हैं। बिल्कुल रैप्स ही बन रहे हैं आज। रैप्स बना रही हैं? अच्छा, तो ये आप जो है आज वजिया ने तो कोई फरमाइश नहीं डाली थी रैप्स वगैरह की, या फिर किस वजह से बना रही है? मुझे कहा था कि बहुत सारे आपको कॉल्स आ रही हैं कि बच्चों के लिए या हमें वो रोल्स कोई बनाना बता दें जो लंच बॉक्स में रख लें, या वैसे हमने कहीं जाना हो तो किसी पिकनिक पर तो हम फटाफट बना के ले जाएं, जो थोड़ा आसान हो, जो घर की चीज़ों के साथ बन सके। हाँ, ये मैंने आपको कहा तो था, लेकिन मैं खुद कह के भूल गई भी थी कि बादाम ये कि ये चीज़ भी हमने बनानी है। तो ठीक है, मुझे ज़रा बताएं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हैं। इसके अंदर मुझे पहले तो इस रेसिपी का नाम बताएं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पहले इस रेसिपी का थोड़ा सा नाम वगैरह बताएं और फिर इंग्रेडिएंट्स का बताएं मुझे। अच्छा, ये नाम तो देखो बहुत आसान सा है, सिंपल सी रेसिपी है ये। चिकन तंदूरी रैप्स, आप इसको चिकन एंड वेजिटेबल रैप्स का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। आप बुरीटोस भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि काइंड ऑफ वही है चीज़ें, ठीक है। अगर अंग्रेजी टच देना है तो बुरीटो कह दो। नहीं, हम थोड़ा चिकन रैप्स ही कह देंगे। हम सिंपल रैप्स कह देंगे, हम कहेंगे बस ठीक है। हाँ। और ये बहुत जल्दी भी बन जाएगा क्योंकि आजकल रेडीमेड हर चीज़ मार्केट से मिल जाती है। तो मुझे बहुत अच्छे एक लोकल पैकेट्स मिल गए थे इसके टॉर्टिला रैप्स के। ठीक। पीटा ब्रेड भी आप ले सकते हो, आप पराठे भी ले सकते हैं इसके लिए, खुद भी बना सकते हैं, फ्रोजन भी ले लें, आपकी मर्जी है। तो ये मुझे एक बड़ा अच्छा पैकेट मिला, इसके अंदर हर्ब्स लगे हुए हैं मुझे। हाँ, यही मैं नोट कर रही थी कि वैसे हमें अगर मिलते भी हैं अगर आपको रैप्स के लिए, तो वो बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल उसमें कोई भी और इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले हुए होते हैं। लेकिन मैं देख रही थी इसमें मेरे ख्याल में ऑरिगेनो है। मुझे हाँ, इसमें ऑरिगेनो मुझे नजर आ रहा है, बेसल लीव्स हैं, और बड़ी इसको जब हम बनाएंगे ना, जब गर्म करेंगे तो बड़े अच्छे इसमें इस रोटी से अपनी खुशबू आएगी। अच्छा। तो ये अच्छा है कि जिस कंपनी ने ये बनाया है, ये उन्होंने एक इनोवेशन की है, इसके थोड़ी इनोवेशन भी की है, थोड़ा सा हेल्दी एस्पेक्ट भी बीच में डाल दिया है ना। और इसके साथ जो बाकी चीज़ें हैं वो देखो हमेशा की तरह वही कोशिश है कि घर की चीज़ें हों, भाग दौड़ बाहर ना करनी पड़े आपको, तो इसलिए मैंने ये लिया। और साथ में मैंने सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है ताकि बच्चों को जो है ना हेल्दी चीज़ें जाएं। चिकन 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 वो तो है ही है। अच्छा, रोल्स में या रैप्स में मुझे पता नहीं, मुझे पर्सनली सब्जियां वैसे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छी लगती हैं। नॉर्मली हम लोग रैप्स में चिकन या बीफ या इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन आई मोस्टली प्रेफर कि अगर चिकन वगैरह को स्किप करके आप सिर्फ सब्जियों में भी फोकस करें। हाँ। तो वो इतने मज़े का, इवन कि अम्मियाँ बनाती होती हैं घर में वेजिटेबल रोल्स, तो वो मुझे इतने मज़े के लगते हैं कि घर में जो बने हुए वेजिटेबल रोल होते हैं। तो अगर ये सिर्फ हम, अगर जिसका दिल है अगर वो अवॉइड करना चाहते हैं मीट को, तो वो सिर्फ वेजिटेबल के साथ भी बना सकते तो हैं। हम ऐसा करेंगे ना, हम 2 रैप्स यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जितनी वेजिटेबल्स हैं, ऑलिव्स हैं, इसमें कैबेज है, कैप्सिकम मुझे मिल गई थी कलर्ड मार्केट से, तो मैंने दोनों उठा ली, जो कि विटामिन ए विटामिन सी दोनों बहुत होते हैं। गाजर हमारी अपनी पाकिस्तानी है इस वक्त, आई साइट के लिए बहुत अच्छी है जनाब, एक गाजर खाएं रोजाना और खरगोश बन जाए। और प्याज आपको पता है कितना अच्छा खून बनाता है ये कच्चा प्याज। तो ये सारी सब्जियां मैंने ली हैं, और मैंने लिया है यहाँ पर आइसबर्ग। अच्छा, सलाद पत्ता, जो जिसको मैं हमेशा गोभी समझ लेती हूँ। हाँ, ये गोभी की छोटी बहन है। तो ये इसको गोभी की भाजी आप कह लें। ये आइसबर्ग बड़ा क्रंची सा होता है ना, देखो। हाँ। और इसमें भी विटामिन बहुत ज्यादा है, और जो लोग डाइट पर हैं उनके लिए ये बहुत उनके लिए तो बहुत अच्छा है जी, ढेर सारा आइसबर्ग। अच्छा है ना, यहाँ पे आपने बहुत सारी सब्जियां इस्तेमाल की हैं। प्याज है, प्याज इटसेल्फ एक बहुत अच्छी चीज़ है। गाजर है, उसका हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, आई साइट के लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा कैप्सिकम है, थोड़ा सा कैप्सिकम के बारे में बताएं और कैबेज के बारे में बताएं कि हाउ इफेक्टिव इट इज़।
ऑल्दो हम जानते हैं कि सब्जियां हैं तो सब्जियां वैसे ही बहुत भरपूर होती हैं, आपको बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स दे रही होती हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि हाउ हेल्दी इट कुड बी। देखो वेजिटेबल्स में जितनी भी सब्जी है ना सारी ही विटामिन से भरपूर हैं। और कैबेज जो है ये तो ऐसी सब्जी है जिसको आप कच्चा खाते हैं। जो थायराइड पेशेंट्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि वो ग्रीन लीव्स उनके लिए अच्छे नहीं होते, अच्छे नहीं है, हाइपोथायराइड के लिए। और जो विटामिन्स हैं, जो विटामिन सी इसके अंदर हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अमूमन हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, हमें इनकी हिफाजत का मालूम नहीं होता। तो आप ये जो सब्जियां लेकर आते हैं और जब आप इसको बहुत ओवर कुक कर देते हैं तो विटामिन सारे खत्म हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप इसको हल्का सा स्टिर फ्राई कर लें। पॉइंट ये तो मेन पॉइंट ये, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। खून पतला करने के लिए प्याज है आपका। और प्याज पे एक बात यह है कि आपने प्याज को ना ज़्यादा पुराना प्याज इस्तेमाल नहीं करना, बस 2 घंटे के बाद आपने प्याज अच्छा, मुझे इसके बारे में बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं कि प्याज को अगर आपने एक टाइम पे काट लिया है तो सेकंड टाइम पे आप उसको यूज मत करो। बिल्कुल। तो इज इट राइट? यस इट इज। वो पॉइजनस हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, मैं हमेशा सोचती थी कि मे बी ऐसा ना हो। तो कोशिश चलो मैं ट्रिक लड़ा रही होती थी कि चलो छिलके समेत आधा काट लेती हूँ, आधा बाद में इस्तेमाल हो जाए। कट गया, वो कट गया है, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये स्पाइसेस के बारे में बताएं, स्पाइसेस क्या क्या यूज घर के सब वही सब जो हर रोज हम घरों में खाना बनाते हुए, कौरमा पुलाव बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं, वही चीजें हैं। गार्लिक पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, हमारे पास जीरा है, लाल मिर्च का पाउडर है, सूखा धनिया है, धड़ा मिर्च, ज़्यादा तीखा करना है तो नमक है हमारे पास, ठीक है। ये वही बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा दही, ऑयल और चिकन। तो बेसिकली क्रीम भी रखी हुई है, मैं भी बताती हूँ आपको। होगी। मैं बताती हूँ आपको, ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये तो हम करेंगे ना चिकन को मैरिनेट करने के लिए। अच्छा, 2 बातें हैं इसमें कि अगर आपके पास समहाउ ऐसे होता है कि बारबेक्यू पार्टी हुई या आप बाहर गए, आपने खाना ऑर्डर किया और वो लेफ्ट ओवर है, आपके पास बारबेक्यू चिकन है, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसको वेस्ट नहीं करें। और ये वही रेसिपी है, हम चिकन को बेसिकली उसी फ्लेवर के लिए बनाएंगे, ठीक है, मैरिनेट करेंगे। चाहे तो आप ये पूरा ही मैरिनेट कर दें, चाहे तो आप इसको जूलियन या क्यूब या फाइन चॉप जो आपको पसंद है आप उस तरह से इसको जिस तरह आपको अपने रैप में अच्छा लग रहा है, या जो आपको लगता है कि इजीली एडिबल होगा, इजी बाइट हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गई चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पर जो आप कह रहे थे ना, शहरी सामान आपको नजर आ रहा है, जिसमें गाजर, कलर्ड कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इसको बेल पेपर भी अमूमन लोग कहते हैं, कैप्सिकम को। अच्छा, बंद गोभी, चीज़ स्लाइसेस है मेरे पास, चेडर मोज़रेला दोनों रखे हुए हैं। और ये 2 सॉसेज हैं, एक मायोनीज है और एक हमने ये कुछ एपिसोड्स में बनाई थी लास्ट टाइम ड्रम स्टिक के साथ, हमने एक सॉस बनानी बताई थी, ये वो सॉस है, हनी सॉस, आई गेस इफ आई एम नॉट स्पाइसी हनी सॉस। अच्छा, ये वो चीज़ें। और ये ऑलिव्स, ग्रीन भी है मेरे पास और ब्लैक भी हैं, दोनों ऑलिव्स हैं, दोनों का अपनी अपनी इफादियत है, अपना टेस्ट है और बहुत अच्छे हैं हेल्थ के लिहाज से भी। और ये भी तो एज पर टेस्ट ना, अगर नहीं आपको पसंद तो यू कैन अवॉइड दैट। बिल्कुल। तो हम यूं करेंगे कि हम 2 तरह के बना लेंगे रैप, चिकन के पका के इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मेरे पास मायोनीज रखी हुई है ना, इसके अंदर मैं हाफ लेमन, ठीक, और थोड़ा सा हाफ टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करके अलॉन्ग विद थोड़ी सी स्पाइस, अगर क्रश ब्लैक पेपर या क्रश रेड चिली ऐड करनी है तो वो ऐड करके मतलब एक डिप आप बनाएंगी। डिप बना लूंगी। ओह ग्रेट। और ये डिप तो फ्रेंच फ्राइज के साथ बहुत ही यम लगती है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। मुझे बल्कि अभी से ही सोच के ना वो रैप का ज़्यादा नहीं सोचना। वालेकुम अस्सलाम। सो वजिया इज़ हियर। वजिया, मैं पहले तो सबसे पहले शुक्र है आ गई हो। आज जो है बना रही हैं, ये रैप्स बना रही हैं, ठीक है। एंड एज यू नो कि तुम्हें चिकन बहुत पसंद है, तो ये हिना अब क्या कर रही है कि चिकन के साथ भी एक बना रही हैं। एंड आई एम मोर इनटू वेजिटेबल्स, तो एक वेजिटेबल वाला भी बना रही हैं। तो वी आर गोइंग टू एंजॉय दैट। और आज थोड़ा सा हम लोग है ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिस पे हम बात भी करेंगे। मैं और वजिया सोच के आए थे कि हमने इस टॉपिक पे भी ज़रूर बात करनी है, बल्कि इनफैक्ट ये वजिया का ही एक था सोच थी इसके पीछे कि हम इसके हवाले से बात करते हैं, बिकॉज बहुत कम उस टॉपिक को छेड़ा जाता है। तो मेरे ख्याल में आप जब तक ये बना रही हैं, मैं और वजिया डिस्कशन करते हैं अबाउट दैट टॉपिक, बिकॉज क्योंकि आप जानती हैं ये प्रोग्राम ही हेल्थ का तड़का है। हाँ। तो तड़का यहाँ पे लग रहा है और हेल्थ वहाँ पे डिस्कस होगी, ठीक है। आप बनाएं इसको, वजिया हम बैठते हैं, बात करते हैं इसके बारे में।
अच्छा बचिया, मीनवाइल हिना जब रैप्स बना रही हैं तो हम एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी कि हम डिस्कस करते हैं, बल्कि मेरे जहन में भी तभी आई है कि जब हम उस दिन एक बात कर रहे थे अबाउट कॉग्निटिव बिहेवियर, तो इसके बारे में मेरे जहन में आ रहा था कि बहुत सारे लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज़ भी करते हैं अबाउट कॉग्निशन एंड ऑल। तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि व्हाट कॉग्निटिव बिहेवियर इज़ एंड हाउ इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, लाइक ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी डेली रूटीन को, आपके डिफरेंट साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को, ये किस तरह इन्फ्लुएंस करता है? अच्छा सैरिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन है। जैसे मैं हर उस चीज़ के ऊपर ज़रूर मेंशन करती हूँ कि इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि हाईलाइट टॉपिक्स चल रहे होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ये कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं, हम अगर इनकी बात करें कि इनकी वेल बीइंग, हमारा इनकी वेल बीइंग से क्या कनेक्शन है, ये इंटरलिंक्ड है। अभी बल्कि रिसेंटली काफ़ी सारी रिसर्चेस भी इसके ऊपर आई हैं और जर्नल्स भी इसके ऊपर उन्होंने पब्लिश किया है बहुत सारे आर्टिकल्स, कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी चाइल्डहुड से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट होती हैं तो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ वैसे वैसे बन रही होती हैं। अब ये होती क्या है, हमारी जजमेंट्स, हमारी चीज़ों को समझने का जो एक प्रोसेस है ब्रेन का पूरा, ठीक है। फिर इसके अलावा डेली रूटीन में, ये नहीं कि एक बड़ा प्रोसेस है, डेली रूटीन में एक्टिविटीज़ को हम जो प्रोसेस कर रहा होता है हमारा ब्रेन, इस तरह की चीज़ें जिसमें हम जजमेंट पास कर रहे होते हैं, सिलेक्शन आ रही होती है, डिसीजन मेकिंग पावर आ रही होती है, मेमोरी की जो है सस्टेन जो है टेंशन कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें जो हमारे इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती हैं, यही कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में आती हैं। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताओ कि व्हेन वी टॉक अबाउट इट, हम कॉग्निशन की बात कर रहे हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर अर्ली चाइल्डहुड में आपका डेवलप होना शुरू हो जाता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इसके बारे में भी अक्सर बात करते हैं कि अर्ली 5 years आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ चाइल्ड्स लाइफ, ठीक है। और अक्सर वही 5 साल सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हो रहे होते हैं। उस टाइम पे बच्चों को समझा जाता है कि ये तो बहुत ही छोटे हैं, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे, तो हम जो भी बिहेवियर अपना सराउंडिंग में रख रहे हैं तो वो उनको इफेक्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि सराउंडिंग का बिहेवियर आपके कॉग्निटिव बिहेवियर को किस तरह डिस्टर्ब कर सकता है? यस सैरिश, अब अगर इसमें देखें सराउंडिंग का बिहेवियर, अब जैसे जैसे एक बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज बिल्ड हो रही हैं, उसी चीज़ के ऊपर बेस करी है उसकी फ्यूचर की वेल बीइंग, ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी, उसकी हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, उसका ज़िंदगी गुजारने का तरीका, ये सब चीज़ें अगर हम देखें, बीइंग अ ह्यूमन हमारे लिए ये मैटर नहीं करता हमारे करियर में हम कितना एक्सेल कर रहे हैं या हम जो है कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। ये मैटर करता है कि हमारी इंटरनल सेटिस्फेक्शन कितनी है, हमारी हैप्पीनेस जो है वो उसका लेवल कितना है। अब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक इंटरलिंक्ड है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ, और शुरू के 7 साल बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उन्हीं 7 सालों में हम बच्चे को सिखाते हैं उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को कैसे डेवलप करना है, क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसके अंदर ये सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आ जाती हैं। अब उसी के अंदर अटेंशन स्पैन बच्चे का, फोकस, बच्चे के डिसीजन मेकिंग पावर, फिर जो इन्वायरमेंट है उसमें बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कोई भी बिहेवियर जो है वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। पेरेंट्स स्पेशली, टीचर्स जो हैं, सिबलिंग्स जो हैं, अब उसमें क्या है कि पेरेंट्स का जो रोल है घर में बहुत मैटर करता है। ऐसे पेरेंट्स जो खुद, जिनकी वेलबींग की अगर बात करें, जो खुद डिप्रेस हैं, स्ट्रेस में हैं, या जिनकी हैंडलिंग बहुत पुअर है, उनके जो बच्चे हैं, आप नोट करना कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं उतनी शार्प नहीं होती हैं, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ होता है। वाई? बिकॉज एज आई सेड कि ये इंटरलिंक्ड होते हैं। पेरेंट्स डिसीजन मेकिंग बहुत वीक होगी। एग्जैक्टली, पेरेंट्स की वेलबींग बहुत अफेक्ट करती है। जो चाइल्डहुड में अगर हम देखें बच्चे की जो है उसमें अटेंशन स्पैन में, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में, ओवरऑल, फिर उसके बाद जब वो बच्चा उन एबिलिटीज़ को बिल्ड नहीं कर पाता प्रॉपर्ली, तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी वेलबींग बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है। अच्छा, एक और चीज़ इसी से मेरे जहन में आ रही है कि हम जब अर्ली 5 years या 7 years की बात कर रहे हैं बच्चे की, तो वो टाइम होता है जहाँ पे स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द एशियन फैमिलीज़, क्योंकि हम एशियन फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं और यहाँ के ज़्यादा सोशल नॉर्म्स को हम मानते भी हैं और उन्हीं को लेके चलते भी हैं, तो यहाँ पे बच्चे को बहुत सारी चीज़ों में पीछे रखा जाता है। स्पेशली वेल वी टॉक अबाउट कि बड़ों में नहीं बैठना, तुम जो है बच्चों के साथ ही जाके खेलो। अगर बड़ों की कोई डिस्कशन है, इवन नॉट रिलेटेड टू लाइक वेरी पर्सनल मैटर्स, अगर वैसे भी एक जनरल डिस्कशन है तो उसमें भी उसको नहीं बिठाया जा रहा होता, ये डिसीजन मेकिंग में उससे नहीं पूछा जा रहा होता। इवन के बहुत एक माइनर सी, बहुत छोटी सी बात है कि बच्चे ने अगर कपड़े जो है मार्केट में आप गए हैं, आपको जो पसंद आ रहे हैं, माँ बाप को जो पसंद आ रहे हैं, दे वुड प्रेफर कि वही वाले कपड़े लिए जाएं, वही वाले टॉयज़ भी लिए जाएं। बच्चे की पसंद को निगलेक्ट कर दिया जाता है
और समझा जाता है कि इसको अपना अच्छा बुरा तो अभी इस स्टेज पे पता नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि ये बाद में आने वाले वक्तों में किस तरह बच्चे के ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, उसके बिहेवियर को इफेक्ट कर सकता है। यस, अब इसमें देखें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की आपने छीन ली, वो बनी ही नहीं। आपने बच्चे को बचपन से ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं, आपने बल्कि उसको निगलेक्ट कर दिया। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। नंबर 2, उस बच्चे के अंदर खुद एतमाद ही नहीं आएगी कि मैं खुद से कुछ कर सकता हूँ। नंबर 3, इनिशिएटिव नहीं लेगा, वो किसी भी काम में पहल नहीं करेगा, वो इर्द गिर्द लोगों को ढूंढेगा कि बच्चा डिपेंडेंट ना हो। अब इसमें क्या है कि वो देखेगा कि कोई और फैसला करे और मैं फिर उसके बाद उस चीज़ को देखूँ कि मुझे क्या करना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नंबर 4 पे वो उसके अंदर डाउट रहेगा, सेल्फ डाउट। इन्वायरमेंट में अगर कहीं भी ग्रुप में बैठे होंगे तो उसके अंदर ये आएगा कि मैंने अगर फैसला किया या मैंने यहाँ अपनी ओपिनियन भी दे दी तो मैं गलत हो जाऊंगा। अब ये काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं मैंने मेनली 4 बताए हैं, बहुत सारी और अगर हम देखते जाएं एक चेन बनती जाएगी जिसको हम ओवरऑल पर्सनालिटी, जैसे हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे ना, तो ये पर्सनालिटी की प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। एक होता है ओवरऑल लुक आपकी कैसे होती है, एक होता है कि आपकी कम्युनिकेशन, ये भी हमारी प्रेजेंटेशन में आता है। हम क्या चीज़ कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको किस तरह से थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सारी रिप्रेजेंटेशन, थॉट रिप्रेजेंटेशन बच्चे की डिस्टर्ब हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि बच्चा जो है फ्यूचर में जो है, हम फिर पेरेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि पता नहीं बड़ा हो गया इतना लेकिन जिम्मेदारी नहीं का एहसास नहीं है, इतना बड़ा हो गया अपने फैसले नहीं खुद ले सकता है। वो इसी वजह से कि बचपन से ही वो इन चीज़ों से उसको महरूमी का शिकार। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की है, वो फैमिलीज़ जो थोड़ी लिबरल होती हैं या वो अपने बच्चों को इतनी इंपॉर्टेंस देती हैं, वहाँ पे अक्सर ये एक ट्रेंड फॉलो किया जाता है या ये एक रिवायत बना ली जाती है कि आप अपने बच्चे से एक तो पूछ रहे हैं उसके डिफरेंट डिसीजंस के बारे में, चाहे वो छोटे छोटे डिसीजंस हो, चाहे वो बच्चा 3 साल का 4 साल का, लेकिन स्टिल उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। प्लस एक और चीज़ की जाती है कि ये तुम्हारे बहन भाई हैं, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। एंड जेंडर बाइस नहीं होता, बहन है तो वो उसको कहा जाता है अच्छा यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सिबलिंग्स, और अगर भाई है तो उसको भी कहा जाता है, बेशक छोटा भी है या बड़ा भी है, लेकिन उसको कहा जाता है जस्ट टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट। लेकिन जिन फैमिलीज़ में ये नहीं हो रहा होता, अगर बाद में वो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उनमें वही रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फैक्टर लैक कर रहा होता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को क्या एडवाइस करोगी, क्योंकि पेरेंट्स का फिर कुछ जगहों पे ये कहना भी होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने लगते हैं अपने बच्चों को अपने मैटर्स में, तो बच्चे बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हो जाएंगे, एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएंगे, हर मामले में बोलना शुरू कर देंगे, और हमारा जो एक बैरियर है एक पेरेंट्स का और एक बच्चों का, वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या एडवाइस करोगी? यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम हर चीज़ में, हर बात में, हर काम में अतदाल को पहले रखते हैं, हमारा मज़हब भी अतदाल को पहले रखता है। बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट कि आप जब बच्चे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो उसको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में कन्वर्ट हम कर देते हैं, उसका बिहेवियर, उसको अटेंशन लेने की आदत हो जाती है। अब जहाँ कहीं भी उसको वो अटेंशन नहीं मिलेगी तो वो स्ट्रेस में चला जाएगा, हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए, ये वो पैनिक होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बैलेंस, और बैलेंस के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि बाउंड्रीज, पेरेंट्स को पता होता है कि बाउंड्रीज कैसे बनानी है, लेकिन वो प्रेफर नहीं करते। पेरेंट्स एक्सपेरिमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट का एक रूल होता है, जब आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना तो उसको थोड़ा सा टाइम दें, उसके रिजल्ट्स को देखें कि बच्चा कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। बच्चा उस पर रिस्पॉन्स देना ही शुरू होता है कि पेरेंट्स कोई और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये कि सेट ऑफ रूल्स बना लें घर में, कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल हम रूल्स बनाते हैं, जनरल रिचुअल्स भी रखते हैं कि सोने से पहले आपने टीथ ब्रश करने हैं, सोने से पहले आपने ये दुआ पढ़नी है, या ये स्टोरी टेलिंग हम एक रिचुअल रख लेते हैं। इसी तरह से ये जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, इसमें बैलेंस रखने के लिए आपको दिन में 3-4 टास्क बच्चे को दे देनी चाहिए। जैसे सुबह आपने उठ के पौधों को पानी आपने जो है फादर के साथ या मदर के साथ दे देना है, ठीक है, या भाई का जो है बैग पैक में मदर की हेल्प कर देनी है। इस तरह के रिचुअल्स आप रखते हैं। ये नहीं है कि हर चीज़ में बच्चे को डालें, क्योंकि ये भी एक गलती पेरेंट्स करते हैं कि हर चीज़ में डाल देते हैं ताकि इसमें कॉन्फिडेंस आए, और ये चीज़ 10 लोगों में बैठ के उसको कह रहे होते हैं, तो वो बच्चा समझता है कि पता नहीं कोई मैं बहुत बड़ी वो 30 मार्क, एज पर एज आपने उसको लेकर चल रहे हैं, आपने उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, लेकिन एज पर एज उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। साथ में आपने ये भी देखना है कि उसका बचपन भी ना छिने उससे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ना हो कि आप बच्चे के ऊपर इतना जिम्मेदारियों का बोझ लाद रहे हैं ये सोचते हुए कि चलें बाद में ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, कि आप उसका बचपन उससे छीन रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस लगा के। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ को एतदाल में रखें, म्याना रवि में रखें। अच्छा वजिया, एक और चीज़ मुझे थोड़ा सा बताओ, क्योंकि मोस्टली बच्चों का टाइम जो है वो गुजरता है उनके स्कूल में एंड उनका इंटरेक्शन होता है बाहर बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, तो स्कूल्स का क्या रोल हो सकता है आपकी कॉग्निशन को, आपके बिहेवियर की डेवलपमेंट में, और किस तरह इसको मॉडिफाई किया जा सकता है? कि बच्चा इनिशिएटिव ले, एक्सप्लोर करे, और बचपन में तो वैसे ही बच्चा हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो क्वेश्चनिंग कर रहा होता है। एग्जैक्टली, तो आप उसकी जितनी क्रिएटिविटी को, क्वेश्चनिंग की स्किल्स को निकालेंगे, उतना ही ज़्यादा बच्चा जो है शार्प होगा और उतनी ही अच्छी उसकी वेलबींग होगी जैसे जैसे वो एज में आगे जाता जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल में वजिया कि आज के इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखा होगा लोगों ने, और मुझे लगता है कि रैप्स भी तैयार हो गए। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आई थिंक हिना से पूछ लेते हैं। हिना, रैप्स तैयार हो गए? रैप्स रेडी हैं, मैं लेके आ रही हूँ। हिना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप जिस तरह प्रेजेंट करती हैं ना, दैट इज़ समथिंग रियली इनक्रेडिबल। क्योंकि आप वजह हमेशा ये चीज़ नोट की है कि अगर आपके सामने खाना चाहे कितना मज़ेदार भी हो, लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो वो कभी भी इतना अपीलिंग नहीं लगेगा। एंड हिना, एक तो मैं चाहूँगी एक ऐसी एपिसोड होनी चाहिए जिसमें आप हमें प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा बताएं। आज मैंने ना इसलिए 4 तरह से रैप्स को रैप किया ताकि जिसको जो ईजी लगे, कैसाडेला स्टाइल में, इस तरह से रखने के लिए, उस तरह रोल रखने के लिए, या वैसे रैप करने के लिए, चारों तरीके आप मेरे ख्याल में ये लोगों के लिए बड़ा एक इनोवेटिव एक चीज़ होगी, और हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी लर्निंग है। लेकिन स्टिल आई वुड लाइक कि एक कोई हम स्पेसिफिक एक एपिसोड करें जिसमें हम सिर्फ ये देखें कि आपने अपनी प्लेट को, अपने प्लेटर को कैसे सजाना है, कैसे प्रेजेंट करना है। अगर जिस तरह अभी रैप्स के जो कलर्स हैं वो बहुत माइल्ड कलर्स हैं, बिल्कुल, उसके साथ आपने टमाटर वगैरह रख के और उसको बहुत अच्छा एक बैलेंस कर दिया है, बहुत अच्छी वो ट्रे लग रही है। सो मुझे ये बहुत अपीलिंग लग रहा है। आई डोंट नो वजिया, आपको कैसा लग रहा है? ऐसा ही है, और इसको देख के वैसे ही दिल करता है खाने को, एक अच्छी फीलिंग आती है। तो डेफिनेटली हाँ, बिल्कुल सही आइडिया है कि एक ऐसी हमें एपिसोड रखनी चाहिए, एक दिन ऐसा रखना चाहिए जिसमें हम सिर्फ प्रेजेंटेशन के ऊपर काम और करें। प्लेटर में हमें और हेल्दी चीज़ें हम क्या रख सकते हैं, साइड ऑर्डर्स में हम क्या क्या चीज़ें हेल्दी इसमें रख सकते हैं। बल्कि इससे मुझे एक आइडिया आया वजिया कि जब हम बात कर रहे हैं अबाउट फूड, कि फूड की प्रेजेंटेशन अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो एक पर्सनालिटी वाइज कितना इंपॉर्टेंट होगा। आप अपने आप की अपनी पर्सनालिटी को अगर आप अच्छे वे में प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। बल्कि हम एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें हम फूड की प्रेजेंटेशन के ऊपर भी बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि आप अपने आप को जब प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी भी जगह पे जा रहे हैं, तो हाउ यू शुड प्रेजेंट योर सेल्फ, कितना कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, या किस तरह आपको बात करनी ज़रूरी है। इसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे ताकि थोड़ा लोगों को भी पता चले कि किस तरह जो है पर्सनालिटी और फूड एक जैसे ही हैं दोनों। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मेरे ख्याल में हम ज़्यादा लेट नहीं करते, ये ठंडे हो जाएंगे और फिर बिल्कुल वो वाला मज़ा नहीं रहेगा जो गरम गरम खाने में मैंने होगा। आपके लिए सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ बनाया है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में मैं सर्व करती हूँ। चलो मैं कर देती हूँ। कौन सा वाला वेजिटेबल? ये वाला। थैंक यू सो मच। मी हैव इट दिस वे। Seems to be very आप yummy. कौन सा लोगी? वेजिहा तो मुझे लगता है चिकन पसंद करेगी। चिकन एंड चीज़। इसमें मैंने बाय द वे चीज़ ऐड की हुई है, इसमें मोज़रेला चेडर दोनों है। थैंक यू। ये आपको पूरा लोडेड उठाना होगा। बी केयरफुल, कपड़ों पे नहीं गिराना। थैंक यू। माय गॉड, It's so yummy. सो यम्मी। छोटी तारीफ में। I swear, it's really so yummy. Spice बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग है, जिस तरह मुझे पसंद है। मुझे थोड़ा सा मिर्ची वाला पसंद है, तीखा। तीखा खाना बहुत मज़े का है। वेजिटेबल का वो जो एक क्रंच है ना, हैट्स ऑफ, वो क्रंच नहीं गया। हालांकि सौते किया मैंने। It's still there. ये नहीं लग रहा कि आपने ओवर कुक्ड कर दिया किसी चीज़ को। एग्जैक्टली, यस। बहुत अच्छी फील आ रही है। मैं इसको थोड़ी देर में पूरा ख़त्म करती हूँ, लेकिन अभी ये एपिसोड ख़त्म करने का टाइम आ गया, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये ना कहें कि ये लोग अपने खाने पीने में लग गए और एपिसोड खत्म ही नहीं की। सो आज के इस एपिसोड में आपने देखा कि हमने बहुत ही ज़बरदस्त से रैप्स बनाना आपको सिखाए हैं। हमने नहीं, बेसिकली हिना ने आपको सिखाए हैं, और 3 डिफरेंट वेज़ में आपको प्रेजेंट करके भी बताए हैं। सो इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक आइडिया। आप इसको लेके अपने घर में बना भी सकते हैं।
बच्चों को आप लंच में दे रहे हैं या घर में वैसे आप बना रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। साथ में आज हमने कॉग्निशन पे बात की है कि कॉग्निटिव बिहेवियर की क्या इंपॉर्टेंस है। सो मेरे ख्याल में ये एपिसोड आज की फिर से आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रही होगी, आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में दोबारा हम हाजिर होंगे उसी तरह जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि मज़ेदार सी एक रेसिपी के साथ भी और बहुत ही मुनफरिद से एक टॉपिक के साथ भी। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और देखते रहिए हेल्थ का तड़का।